इस नावल को शुरू करने से पहले इसका खुलासा आप सुन लीजिए। और तूने कब तक चारपाई संभाले रखनी है? दोनों भैंसें भूख से मर रही हैं। ये देख ज़रा, दूध कितना घटिया दिया है इन्होंने। निक्के भरा ने दूध वाली बाल्टी इसके सामने की तो चुपचाप चारपाई से उठकर कमरे से बाहर आ गई। नदी के किनारे छोड़ दिया कर इन्हें, पानी वानी मर्जी से पी लिया करेंगी। अब्बा ने भी लुकमा दिया। रुसवाई अगर मेरा मुकद्दर बन गई है तो इसे भी ज़िल्लत में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, किसी सूरत नहीं करूँगी। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी इस पुरसुकून ज़िंदगी को सुलगता अंगारा ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसकी आवाज़ किसी गुर्राहट से मुशाबे थी। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत खूबसूरत सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जो खार भी है खुशबू भी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं, इस खूबसूरत से नावल का आगाज़ करते हैं। हराम खोर कमीनी, ज़ुबान चलाती है मेरे सामने। निक्का भरा हैवानों की तरह नूरी पे झपटा और बालों से पकड़कर इसे घसीटते हुए स्वाद से निकाल लाया। तो खुद होगा हराम खोर और कमीना, सारी दिहाड़ी जनानियों की तरह चारपाइयाँ तोड़ता रहता है। नूरी ने चीख कर कहा तो निक्के भरा का गुस्सा किसी अड़ियल घोड़े की तरह बेकाबू हो गया। बकवास, फिर बकवास, ये तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। निक्के भरा का भारी जूता इसके मुंह, सर और पीठ पर बरसने लगा था। नूरी के बाल इसने इस तरह हाथ में जकड़ रखे थे कि नूरी को बाल जड़ से उखड़ते हुए महसूस हो रहे थे। जितनी ज़ोर से इसके जिस्म पर चोट पड़ती, इतनी ही ज़ोर से वो चीख चीख कर इसे बुरा भला कहती। बेबे मुंह में दुपट्टा दिए कोने में खड़ी थर थर काँप रही थी। नूरी के बदन पर पड़ने वाली हर चोट इसे अजियतनाक एहसास से दो चार कर जाती। फिर भी इसमें हिम्मत न थी आगे बढ़कर सुल्तान के चलते हाथों को रोक सकती। नूरी की चलती ज़ुबान और मुदाफ़ियत करते हाथ रुक चुके थे। अब वो किसी बेज़ुबान जानवर की तरह अपने ऊपर पड़ने वाली हर ज़र्ब को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। बस करो निक्के, बस कर, अब्बा ने कमरे से निकलकर सुल्तान से कहा। बड़ी लापरवाह सी नज़र ज़मीन पर गिरी नूरी पर डाली और इत्मीनान से चादर कंधे पर रख कर बाहर निकल गया। ये देखे बगैर कि सुल्तान ने इसकी आवाज़ सुनी भी है कि नहीं, और कुछ देर बाद मालूम नहीं कि वो नूरी को मारते मारते थक गया था या फिर इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। एक झटके से इसने नूरी के बाल छोड़े, जूता ज़मीन पर फेंक कर पाँव में उड़सा और बकता झकता बाहर निकल गया। किवाड़ बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ बेबे अपने हवासों में आई तो भाग कर औंधी पड़ी नूरी को उठाना चाहा। हाथ मत लगा मुझे, ये सारा किया धरा तेरा है बेबे। नूरी ने बुरी तरह इसका हाथ झटक दिया। मेरा? बेबे ने हैरत से इसे देखा। हाँ हाँ तेरा, सारी उम्र तूने अब्बा की जूतियाँ खाई हैं, कभी रोका था उसे? और जब तेरे पुत्र ने पहली दफ़ा मुझ पे हाथ उठाया था उस वक्त तूने रोका था उसको? अगर रोका होता तो आज रोज़ रोज़ तमाशे ना होते इस घर में। पर मैं क्या करूं, वो मेरी सुनता? बेबे ने बेचारगी से कोई वजाहत करनी चाहिए। नूरी ने भड़क कर इसे दरमियान में ही खामोश करवा दिया। कुछ ना किया कर, बस नुक्कड़ों में मुंह देकर आंखें बंद कर लिया कर, इसलिए कि इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकती। नूरी ने बेहद तलखी से कहा। बेबे बस एक नज़र इसे देख कर रह गई। बाल चुटिया से निकलकर कंधों पर बिखर गए थे। आंखें रोने और गुस्से की वजह से बेहद सुर्ख हो रही थी। दाएं गाल पर मिट्टी चिपक कर रह गई थी। दुपट्टा फंदे की तरह गर्दन से लिपटा हुआ था। बेबे का दिल कट के रह गया। बहुत डलते डलते इसने अपना कपकपाता हाथ नूरी के सर पे रखा और फिर धीरे धीरे इसे समझाने लगी। कभी अपनी जानिब से कोई वजाहत, कोई सफाई, कभी भरा की गलतियों को नज़रअंदाज कर देने की हदायत, कभी सब्र की तलकीन। लेकिन कुछ देर बाद ही बेबे को एहसास हो गया कि वो खुद ही बोल रही है और ख़ुद ही सुन रही है। नूरी तो कब की अपनी समातों को कुफल लगाकर घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गई थी। बेबे थक कर वहाँ से उठ गई। इसे मालूम था अब कई दिन तक ये समातें बहरी और ज़ुबान गूंगी रहेगी। मुंडेरों से उतरती धूप इसके वजूद पर आके ठहर गई थी, मगर वो मिट्टी का माधो बनी वहीं बैठी रही। बेबे धुंधली आंखों से इसके जलते वजूद को देखती रही। मेरी समझ में नहीं आता नूरी, या आखिर तुझे हो क्या जाता है? तेरे साथ कोई अनोखी बात तो नहीं हो जाती?
सारे पिंड की औरतों की हर रोज़ दुर्गत बनती है, तेरी तरह कोई सोग नहीं मनाता। नूरी भैंसों के लिए चारा कतर रही थी जब शादो इसके पीछे आकर बोली थी, अब मुझे ही देख लो। कल अब्बा ने लस्सी मांगी, मैंने जल्दी से बर्फ़ डाली, लस्सी ठंडी की, और जब जग उठाए अब्बा के पास पहुंची तो जग धड़ाम से नीचे। शादो खी खी करके हंसने लगी। बस फिर क्या था, अब्बा ने 2-4 लगा दी मेरे। ऊपर से अम्मा की बड़बड़, मैं तो फ़ौरन जग उठाकर भागी थी दोबारा लस्सी लेने। अब्बा के थप्पड़ तो उसी वक्त भूल गई थी, हालांकि खासा भारी हाथ है अब्बा का। नूरी ने एक नज़र परांदे से खेलती शादो को देखा और चारा उठाकर भैंसों को डालने लगी। और पता है, आज मैं शीदू के सामने बोल ही पड़ी। वो भी गुस्से में था, झट लकड़ी उठा के मुझे दे मारी। ये देख, सीधी इधर आकर लगी। शादो ने शलवार ज़रा ऊंची की, टखने से कुछ ऊपर नील का निशान था। नूरी ने खाली टोकरा उठाकर एक तरफ रखा, शादो के पास आकर बैठ गई। शादो, कभी तेरे भाइयों ने तुझे फसलों में काम करने को कहा? नूरी ने गौर से शादो को देखा। वो जो टाली के साथ झूल रही थी, झट सीधी हो गई। अल्लाह सलामत रखे मेरे तीनों वीरों को, मुझे भला क्यों खेतों में काम करने को कहेंगे? अच्छा, जब तू इधर से जाएगी तुझ पे शक नहीं करेंगे? पूछेंगे नहीं कि किससे मिलकर आ रही है? लो, शक तो करें मुझ पर, अब्बा खड़े खलोते ज़मीन में गाड़ देगा उन्हें। शादो का लहजा पुर यकीन था। अच्छा चल ये बता, ये चूड़ियाँ तुझे किसने दी हैं? नूरी ने इसकी कलाई में पड़ी सुर्ख और सब्ज़ चूड़ियों को देखा। ये तो उस दिन बड़े भाई से लड़ाई हो गई थी। मैं 3 दिन तक नहीं बोली इससे। शहर गया, मेरे लिए चूड़ियाँ ले आया। कहने लगा, बिल्ली मुझसे नाराज़ ना हुआ कर। शादो के चेहरे पर भाई की मोहब्बत का मान छलक रहा था। बस शादो, इन्हीं चीज़ों का तो सोग मनाती हूँ मैं। नूरी ने सूरज के सुर्ख थाल को दरख्तों के पीछे गुम होते देखा। मेरा भरा सलामत है, पर मैं पेलियों में काम करती हूँ और जब भैंसों को चारा डालने में कुछ देर हो जाए तो इसकी ज़ुबान से निकलते शक के नाक मेरे अंदर जहर ही जहर भर देते हैं। और पता है शादो, कोई हाथ मुझे इस नाक से बचाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ता। और जब बढ़ता है तो इस वक्त जब मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो चुका होता है। बस इसी का सोग मनाती हूँ शादो। नूरी के लहजे में बहुत थकन थी। शादो बस चुपचाप बैठी से देखती रही। इसे तो वो हमेशा से बहुत अजीब लगती थी। अनजानी बातें, अजीबोगरीब ख़यालात। कभी कभी शादो इसकी बातों को समझ ही ना पाती। अब भी इसे समझ नहीं आ रही थी वो नूरी से क्या कहे, दिलासा कैसे दे, इसीलिए खामोश बैठी नूरी की खुली आंखों को तकती रही, जिसके किनारों पर सुरमई शाम आकर ठहर सी गई थी। नूरी, ओ नूरी! किसी ने पीछे से इसे पुकारा तो इसका दरांती चलाता हाथ रुक गया। इसने पलट कर देखा तो माथे पे तेवरियों का जाल सा बंध गया। क्या बात है सांवल? इसने दुपट्टा कांधे पर फैलाते हुए इससे पूछा। नूरी, ये मैं तेरे लिए लाया था। सांवल ने जेब से हाथ निकालकर इसके सामने किया। छोटे से लिफाफे पर चिकनाई के दाग नुमाया थे। ये क्या है? वो ना, असल में मैं पाप फज्जे की दुकान पे गया था, तेरे लिए बर्फ़ी ले आया। सांवल ने झिझकते हुए लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। नूरी ने कड़े तेवरों से इसे घूरा। सफ़ेद शलवार पर मोतिया रंग की कमीज़ पहने, बालों को तेल लगाकर सलीके से बनाए, वो चेहरे पर मासूमियत लिए खड़ा था। नूरी की नज़रों में एक लम्हे के लिए नरमी का तासुर उभरा। वो फ़ौरन रुख मोड़ गई। सांवल, तुम मत मेरे पास आया कर। नूरी की आवाज़ बहुत धीमी थी। क्यों नूरी? सांवल ने हैरत से पूछा। राई का पहाड़ बनते क्या देर लगती है? फिर किसी ने देख लिया, बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर तू मान जाना, मैं किसी रोज़ अम्मा को तेरे घर भेज देता हूँ रिश्ते की बात करने। सांवल के लहजे में लज्जाजत थी। तुझे कितनी बार तो बता चुकी हूँ, ज़ात बिरादरी से बाहर रिश्ते नहीं होते। फिर खामखा एक बात के पीछे क्यों पड़ गया है? अब जा यहाँ से, बहुत से काम करने हैं मुझे। नूरी की दरांती पहले से भी तेज़ चलने लगी और लंबी घास कट कट कर नीचे गिरने लगी, सांवल की उम्मीदों की तरह। नूरी, सांवल ने एक बार फिर पुकारा। नूरी हस्बे साबिक गूंगी बहरी बन गई थी। अच्छा नूरी, चल ये तो ले ले। इसने लिफाफा नूरी की तरफ बढ़ाया। नूरी ने चुपचाप घास का गट्ठर उठाया और एक नज़र इस पर डालकर आगे बढ़ गई। पगडंडी से मुड़ते हुए इसने पलट कर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा था, साकित और सामेत किसी सदियों पुराने दरख्त की तरह, जिस पर ख़िज़ां की आमद हो और इस पर बसने वाला आखिरी परिंदा भी किसी और देश की तरफ उड़ान भर ले।
تھکی ماندی شام جیسے بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی اور اب کچی چھتوں سے ہو کر نیچی دیواروں سے ہوتی آنگن میں آ ٹھہری تھی۔ چکی کی کو کو کی نرم آواز ہمیشہ کی طرح فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ نوری کچی سیڑھیوں پر آسمان پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ سلونی شام میں سرمئی پروں والے پرندے ڈاروں کی صورت اڑ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ کچی مٹی کی مانوس خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نوری چارپائیاں بچھا لے، تیرا ابا آتا ہی ہوگا۔ بیبی کی آواز پر وہ چونکی، پھر اٹھ کر چارپائیاں بچھانے لگی۔ میں نے آٹا گوندھ رکھا ہے، روٹیاں پکا لے، میں برف لے کر آتی ہوں۔ پانی ٹھنڈا نہ ہو تو سلطان تو خامخواہ گلے پڑنے لگتا ہے۔ بیبے نے پلو سے باندھے روپے کھول کر گنے اور باہر نکل گئی۔ وہ چولہے میں لکڑیاں ڈال کر جلانے لگی۔ سلگتی لکڑیوں کو پھونکے مارتے بے تحاشا دھوئیں کی وجہ سے اس کا حلق کڑواہٹ سے بھر گیا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ جب بیبے واپس آئی تو اس نے ابھی پہلی روٹی ہی توے پر ڈالی تھی۔ ارے نوری، ذرا تیز ہاتھ چلا لیا کر، گھنٹے بھر سے ابھی تک ایک روٹی بھی نہیں پکائی تو نے۔ آگ نہیں جل رہی تھی، اس نے آٹے کا پیڑا بنایا۔ ہاں تو ذرا جلدی کام شروع کر لیا کرنا، اب مردوں کو باہر سے آ کر گھر میں روٹی بھی نہ ملے، گرمی تو کھائیں گے نا۔ اماں نے برف توڑ کر مٹکے میں ڈالی۔ ہاں، مرد باہر سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں نا۔ ابا چودھریوں کی بیٹھک میں حقہ پی پی کر تھک گیا ہوگا، اور تیرا وہ شیر جوان پتر رنگوں کے ڈیرے پہ تاش کھیل کھیل کر ریڈیو سن سن کر نڈھال ہو گیا ہوگا۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس خاموشی سے کڑوا دھواں حلق سے نیچے اتارتی رہی۔ ذرا دیر بعد ہی نکا بھرا آ گیا۔ کہاں مر گئے ہیں سارے؟ وہاں جانور بھوک سے کرلا رہے ہیں، انہیں چارہ پانی بھی پوچھ لیا کرو کبھی۔ اکڑی گردن لیے کچن میں کھڑا تھا۔ نوری ابھی چارہ ڈال کر آئی ہے۔ بیبے نے سالن اور روٹی کی چنگیر چارپائی پر رکھی تو منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ نی برکتے، کبھی سائیں لوگ کی بھی خبر لے لیا کر، دوپہر سے بچوں کے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ماسی نذیرہ وڈے بھرا کا بازو پکڑے بولتی ہوئی باہر سے آئی۔ دوپہر سے یوں ہی دیکھ رہی ہوں، نہ کوئی کھانا نہ پینا، اس اللہ لوگ کو کیا خبر بھوک پیاس کی۔ خود ہی خیال کر کے کچھ کھلا پلا دیا کر، ایسے تو ڈھور ڈنگروں کو بھی بھوکا نہیں رکھتے جیسے تم لوگ اس غریب کو چھوڑا ہوا ہے۔ ماسی نذیرہ لگی لپٹی رکھنے کی عادی نہ تھی۔ نوری نے روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ کر سوات سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وڈے بھرا کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، سیاہ بے ترتیب داڑھی میں جا بجا تن کے پھنسے ہوئے تھے۔ رال ٹپک ٹپک کر قمیص کے گرے باندھ کو ترک کر رہی تھی، اور وہ عین صحن میں بیٹھا سب کی طرح مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نہ ماسی نذیرہ، وہ بھوکا ہے تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ نکے بھرا نے حسب عادت ٹیڑھی بات ہی کی تھی۔ نہ مجھے کیوں تکلیف ہونے لگی کاکا، جب اس کو جنم دینے والی کو رتی بھر پرواہ نہیں تو میری طرف سے بھلے کئی دن بھوکا رہے۔ وہ تو بس خدا سے خوف آتا ہے، بچوں کو تنگ کرتے دیکھا تو یہاں لے آئی۔ ماسی نذیرہ کھولنے لگی تھی۔ اچھا کیا ماسی، بہت اچھا کیا۔ بیبے اس کو ڈھونڈنے نکلنے ہی والی تھی۔ نوری نے نرمی سے ماسی نذیرہ کو کہا تو منہ بناتی باہر نکل گئی۔ نوری نے وڈے بھرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور نل تک لے آئی اور اس کا منہ دھونے لگی۔ سچ کہتی ہے ماسی نذیرہ بھی، اس سے زیادہ تو ہم ڈھور ڈنگروں کا خیال رکھتے ہیں، کبھی چارہ، کبھی پانی، کبھی کھلی، اور یہ جیتا جاگتا انسان 3 وقت کا کھانا کھاتے ہمیں شاید ہی کبھی اس کا خیال آتا ہو۔ بیکار ہے نا؟ شاید اسی لیے جیسے کوئی جانور فائدہ مند نہ رہے تو اونے پونے داموں بیچ دیا جاتا ہے، اور یہ غریب تو بے دام ہے، بے مول، پنڈ کی گلیوں میں رلنے والا سائیں اللہ لوگ۔ وڈے بھرا کے ہاتھ پاؤں صابن سے مل مل کر دھوتے ہوئے سوچتی رہی، اور وڈا بھرا پانی میں بنتے صابن کے بلبلوں کو بنتے اور پھوٹتے دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ نوری، اے نوری، جلدی اٹھ جا۔ دن بھر کی تھکی ہاری نوری نیند میں دھت پڑی تھی۔ بیبے نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہو گیا بیبے؟ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بیبے تو کچھ نہیں بولی، البتہ بارش کے 2 موٹے موٹے قطرے اس کے چہرے پر گرے تو اپنے سوال کا جواب اسے خود بخود مل گیا۔ او سائیں اندر چل، بارش آ گئی ہے۔ بیبے وڈے بھرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ نوری نے سارے بستر اٹھا کر کمرے میں چارپائی پر ڈھیر کیے اور چارپائیاں گھسیٹنے لگی۔ سائیں بارش دیکھ کر گول گول گھومنے لگا اور تالیاں پیٹنے لگا۔ اوئے، یہ کون سا وقت ہے دھمال ڈالنے کا؟ چل اندر۔
बेबे ने चिढ़ कर इसे अंदर धकेला। नूरी ने दोनों मटके उठाकर सवात में रखे और सहन के आखिरी कोने से सूखी लकड़ियाँ उठाने लगी। बेबे सुल्तान किधर है? नूरी को अचानक ही ख्याल आया, अब्बा तो 2 रोज़ से अपनी बहन से मिलने गया हुआ था। कह रहा था आज रंगू के डेरे पे रहेगा। सब चीज़ें समेट कर वो भी कमरे में आ गई। तौबा है साईं, बैठा रहे यहाँ, क्यों बार बार बाहर भागता है? बेबे के लहजे में मखसूस उकताहट थी और इसने साईं को बाहर जाने से सख्ती से रोक दिया था। साईं किसी प्यासे सहरा की तरह बारिश में अपना तन मन भिगोने को बेकरार था। बेबे जाने देना इसे, ये कौन सी सर्दियों की बारिश है जो ठंड लग जाएगी। खुश होने दे इसे, जा साईं। नूरी ने मुस्कुराते हुए साईं को बाहर जाने का इशारा किया। झट कमरे से बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए गोल गोल घूम कर वो तालियां बजाने लगा था। खुशी का ये अंदाज साईं के खिलखिलाते चेहरे को बारिश की ओर से देखने लगी। इसे लगता था खुशी साईं के अंदर से फूटती है, खुद ब खुद, जैसे बरसात के दिनों में कच्ची मिट्टी से खुद ब खुद बेशुमार पौधे उगाते हैं। ऐसे ही साईं के मन से खुशी अपने आप ही सर उठाने लगती है और इसे मस्त कर देती है। बेबे, क्या हम साईं की तरह खुश नहीं रह सकते? इसकी आवाज़ में हसरतों का एक हजूम था। बेबे ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की सैलन ज़दा खामोशी से सिर्फ टिप टिप की आवाज़ उभर रही थी। इसने सर उठाकर छत को देखा। बाल्टी लाकर टपकते पानी के नीचे रख दी। हाय, मैं मर गई। कोई ख्याल इसके जहन में आया और वो एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? बेबे ने चमकती बिजली में इसके परेशान चेहरे को देखा। वो बेबे, दोनों भैंसें तो बाहर ही बंधी रह गईं। क्या? बाहर कैसे? बेबे तड़प कर चारपाई से उतर आई। शाम को हब्स था तो मैंने दोनों को बाहर बांध दिया था। हाय तेरा सत्यानाश नूरी, इस बारिश में वो मरे ना तो बीमार तो ज़रूर ही पड़ जाएंगी। बेबे को हौल आने लगे। 2 वक्त के टुक्कर रोटी से भी जाएंगे। हाय, अब क्या करें? बेबे दोनों हाथ मलने लगी, फिर बाहर को भागी। बहन नज़ीरा, नहीं बहन नज़ीरा। बेबे सीढ़ी पर चढ़कर हमसाई को पुकारने लगी। नज़ीरा, कालू है घर पे? नहीं बरकते, वो तो। मासी नज़ीरा बेबे को न जाने क्या क्या कह रही थी। तेज़ हवा में बेबे के कान में सिर्फ नहीं का लफ्ज़ पड़ा था। हाय, कालू भी घर पे नहीं है। बेबे का बुरा हाल हो रहा था। पाई पाई जोड़कर इसने 2 भैंसें खरीदी थीं। दूध घी बेच बेच कर ही तो घर चल रहा था, वरना अब्बा की ज़मीन का बांझ टुकड़ा तो शायद इन्हें भूखों मार देता। नूरी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर भागकर एक चादर उठाकर ऊपर ले ली। ये तो किधर जा रही है? बेबे ने इसे बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकते देखा। मैं भी आती हूँ बेबे, पर इतनी रात, बारिश। बेबे ने इसे रोकना चाहा मगर वो दहलीज पार कर गई। बेबे को और कुछ समझ में न आए तो साईं को इसके पीछे धकेल दिया। नूरी के साथ जा, खबरदार अगर इधर उधर भागा तो। और साईं किसी सधाए हुए जानवर की तरह नूरी के पीछे हो लिया। रास्ते में कहीं बिजली कड़कती तो सहम जाता। नूरी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया और सरपट भागती हुई भैंसों के कोठे तक जा पहुंची। यह कच्चा कोठा घर से कदरे दूर था। करीब पहुंचकर वो ठिठक गई। कोई था जो भैंस को खूंटे से खोलकर कोठे की तरफ धकेल रहा था। कौन है? इसने बारिश के शोर के दरमियान चीख कर पूछा। मैं हूँ नूरी, जानी पहचानी आवाज़ थी। तू यहाँ क्या कर रहा है सांवल? तेज़ तेज़ कदमों से चलती इस तक पहुँची। अपने जानवरों को देखकर आ रहा था मैं। रास्ते में तेरी भैंसें बाहर बंधी देखी तो मैंने सोचा अंदर कर दूँ। ये तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं। हाँ, अपने मालिक की पहचान रखती हैं ये। इसने रस्सा सांवल के हाथ से लेकर भूरी को पुचकारा तो वो झट इसके पीछे चलती। रस्सी को मजबूती से खूंटे से बांधते हुए इसने कनखियों से सांवल को देखा। दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। इसे साईं का वजूद गनीमत महसूस हुआ। अब जाता क्यों नहीं? इसने काली का रस्सा खोला। तो फारिग हो जा, तुझे घर तक छोड़ाऊँ। पहले भी साईं के साथ ही आई थी, अब भी इसी के साथ चली जाऊँगी। इसने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। अपनी जगह जमा रहा। जब वो फारिग होकर साईं का हाथ थाम कर वापस हुई तो इसके बराबर आ गया। नूरी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। क्यों इतना डरती है नूरी? भला इतनी बारिश में कौन तेरी निगरानी कर रहा है? सांवल चिढ़ गया था। नूरी जवाबन कुछ ना बोली। सांवल घर से ज़रा पीछे रुक गया था। नूरी ने घर का दरवाज़ा खोलते मुड़कर देखा। बरसती बारिश में वो किसी हेवले की मानंद लग रहा था। ये छोटा सा सफ़र, चंद घड़ियों का साथ, तहफ़्फ़ुज़ का नरम गर्म एहसास इसे अपने हिसार में लिए हुए था। बेख्तियारी मध्यम सी मुस्कान इसके होंठों पे दर आई और वह दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो गई।
ہائے اتنی کالی گھور اندھیری رات اور وہ طوفان. نوری تو اکیلی بھینسوں کے کوٹھے تک چلی آئی. تجھے ڈر نہیں لگا؟ صبح نوری نے شادو کو بتایا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے چیخ اٹھی. ڈر کیسا؟ اکیلی کب تھی؟ نوری نے بہتی ندی میں جھک کر انگلیاں ڈبو دیں. اکیلی نہیں تھی تو پھر کون تھا ساتھ؟ شادو نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کی سانولی رنگت میں کیسا حسن در آیا تھا. اجلے اجلے دن کی طرح بے حد خوبصورت اجلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ کھیل رہی تھی. نوری اس کی بات پر ایک دم چونک گئی. شادو استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ سائیں تھا نا میرے ساتھ؟ چلو جی. شادو کو نوری کے جواب پر بڑی مایوسی ہوئی تھی. اسے منہ بناتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنستی. نوری یہ تجھے آج ہوا کیا ہے؟ شادو نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر سچی خوشی کا عکس دیکھا تھا. مجھے؟ بہت آہستگی سے نوری کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. پتہ نہیں شادو، مجھے تو خود نہیں پتہ. اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں. وہ کیا کہتی؟ میں تجھے کیا بتاؤں شادو، میں جو اپنے دل کی کھڑکیاں بڑی مضبوطی سے بند رکھتی ہوں. سانول کی زور آور محبت نہ جانے کہاں سے اپنے لیے راستہ تلاش کرتی میرے دل تک آ پہنچتی ہے. پھر مجھے خود پر اختیار نہیں رہتا. میرا دل چاہتا ہے میں سانول کی محبت کا ایک ایک پھول چن کر اپنا دامن بھر لوں. پر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بہار میرے آنگن میں کبھی نہیں اتر سکتی، کبھی بھی نہیں. بارش کی نرم فوار کے بعد سورج ایک دم ہی چمکنے لگا تھا. شادو حیرت سے نوری کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی رہی. بیبے، نوری کدھر ہے؟ شادو نے اندر داخل ہوتے ہی بیبے سے پوچھا. اوپر ہے، چھتوں کی لیپا پوتی کر رہی ہے. اس دن بارش ہوئی تھی، ساری چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی تھی. بیبے آم کاٹ رہی تھی اچار ڈالنے کے لیے. شادو سیدھی چھت پہ چلی آئی. نوری کے دونوں ہاتھ کلائیوں تک مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور وہ بڑی مہارت سے چکنی مٹی چھت پہ لگا رہی تھی. شادو. شادو کو دیکھ کر ذرا مسکرائی. لو، تم تو اچھی خاصی مصروف ہو. شادو کا منہ بند کیا. کیوں؟ کوئی کام ہے؟ نوری نے مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ہموار کیا. ہاں، حویلی جانا تھا باجی شمسا کے پاس. باجی شمسا آئی ہوئی ہے یہاں؟ اس نے چودھریوں کی بیٹی کا پوچھا. ہاں، وہ تو کتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں. شادو کو کافی حیرت ہوئی. وہ چودھری سکندر اب یہیں آ گیا ہے نا، اس کی پڑھائی پوری ہو گئی ہے تو باجی شمسا آئی تھی. ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے. ابا بتا رہا تھا کہ چودھری سکندر اب مستقل یہاں آ گیا ہے اور ساری زمینوں کی دیکھ بھال وہی کرے گا. نوری نے جھٹ شادو کو ٹوک دیا تاکہ وہ حسب عادت پھر سے رام کہانی سنانے نہ بیٹھ جائے. ظاہر ہے چودھری منور کے بعد ان کا بیٹا زمینیں نہیں سنبھالے گا تو اور کون سنبھالے گا. اوہو، میری تو مت ہی ماری گئی ہے. میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو. میں نے باجی شمسا کے کپڑے سیے تھے، وہ دینے جانا ہے. اکٹھے دے آتے ہیں ساتھ ہی. تو بھی باجی سے ملانا. میں؟ نوری نے کچھ لمحے کے لیے سوچا. اچھا پھر تو بیبے سے پوچھ جا کر، اگر مان گئی پھر میں چلی جاؤں گی. لو، یہ بھی کوئی بات ہے، ابھی پوچھ لیتی ہوں. تم فٹافٹ نیچے اترو. شادو جلدی سے کہتی ہوئی نیچے بھاگ گئی. وہ دونوں حویلی کے بڑے سے احاطے میں داخل ہوئی تھی جب شادو نے زور سے کوہنی نوری کو ماری. کیا ہو گیا؟ نوری نے بگڑ کر پوچھا. شادو نے مسکراتے ہوئے سامنے اشارہ کیا. بڑی سی جیپ کے پاس کھڑے چودھری سکندر کو دیکھ کر اس نے تنبیہی نظروں سے شادو کو گھورا. منہ پہ دوپٹہ رکھے کھی کھی کرنے لگی. سلام پا سکندر. شادو نے خوشی خوشی سلام جھاڑا تھا. سکندر نے بے حد سرسری نظر ان پر ڈالی. سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے دوبارہ ڈرائیور کی طرح متوجہ ہو گیا. دونوں سیدھی اندرونی دروازہ پار کر کے باجی شمسا کے پاس آ گئی. آؤ شادو، میں تو کل سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. اور نوری، تم سناؤ، تمہاری بیبے کا کیا حال ہے؟ باجی نے پوچھا. اللہ کا شکر ہے باجی، آپ سنائیں، سسرال میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. تم لوگ بیٹھو، میں ذرا یہ قمیض پہن کر دیکھ لوں. باجی شمسا کپڑوں کا جائزہ لیتی دوسرے کمرے میں چلی گئی. نوری کمرے کی چیزوں کا جائزہ لینے اور شادو کا تبصرہ سننے میں مصروف ہو گئی. بھائی شادو، باقی سب تو ٹھیک ہیں مگر یہ قمیض ذرا سی لمبی ہے. اس نے قمیض علیحدہ کر کے شادو کی طرف اچھالی. وہ سامنے مشین میں سے سوئی دھاگا لے لو اور ابھی اس کی ترپائی کر دو. نوری میری بہن، تم اس وقت تک فارغ بیٹھ کر کیا کرو گی؟ ذرا سر میں تیل کی مالش ہی کر دو. ہر وقت سر میں درد ہوتا رہتا ہے. باجی شمسا نے تیل کی شیشی اٹھا کر نوری کے ہاتھ میں تھما دی. میرا خیال ہے پچھلے باغ میں آ جاؤ، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے.
नूरी बाजी शमसा के पीछे और शादो सुई धागा लिए नूरी के पीछे चलती। हाँ बाजी, ये बाग का क्या हाल बना रखा है? शादो ने पिछला बाग देखकर हैरत से पूछा। और क्या हाल होना है शादो, बाग की रखवाली करने वाले दोनों इस दुनिया में ना रहे। बाजी शमसा माँ बाप के जिक्र पर अफसुल्दा हो गई। अब अल्लाह हयाती दे, सिकंदर आया है, इसे कहूँगी सारी घास कटवा दे। हाँ तो और क्या, ऐसे लगता है घर में कोई बसता ही नहीं। शादो ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई कि इससे बाग में लंबी लंबी घास और क्यारियों में उगी झाड़ झनकार सख्त नागवार लग रही थी। बाजी शमसा, घास कटवानी है तो मैं काट लूँगी। नूरी ने ललचाई नज़रों से सरसब्ज घास को देखा। तुमने क्या करनी है? बाजी शमसा ने पूछा। इसने खानी है। शादो ने बतीसी निकाली। एमी खानी है। नूरी ने इसे खफकी से देखा। अच्छा तो फिर निक्के भरा को खिलानी होगी। बकवास ना कर ज़्यादा। नूरी को इसका मजाक एक आंख ना भाया। वो बाजी, अपनी ज़मीन पे चारा ख़त्म होने वाला है, फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा घास है, काट लूँ तो भैंसों के 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। नूरी ने बाजी शमसा के लंबे बालों की चुटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा तो यूँ कहो ना, भैंसों के लिए ले जानी है तो भाई ले जाना, हमारे किस काम की। बाजी की इजाज़त पर नूरी बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। और नूरी, अब अपनी बेबे से कह अब तेरी शादी की फ़िक्र करे और ये बाहर के धंधे अपने बाप भाई के स्पोर्ट कर दे। कब तक तो हड्डियाँ रगड़ती रहेगी? पहले सारी उम्र तेरी बेबे बाहर धक्के खाती रही, अब तू। पता नहीं तेरे बाप और भरा का दिमाग कैसा है। बाजी शमसा कहती रही और नूरी खामोशी से कंगे में फंसे बाल निकालती रही। सांवल की छवि इसकी आंखों में लहराई पर इसने सर झटक दिया। शादो तो अपने मंगेतर का हाल सुना। बाजी ने शरारती नज़रों से शादो को देखा। क्या बताऊं बाजी, सच्ची मैं इसके हाथों बड़ी तंग हूँ। मंगनी करा के बैठ गया है, शादी कोई फिक्र ही नहीं। शादो ने तुरपाई करते हुए बेध्यानी में अपना राज अफशा कर दिया था। बाद में एहसास होने पर इसने फ़ौरन दुपट्टे में मुँह छुपा लिया था। चौधरी सिकंदर सोकर उठा तो कितनी देर कसलेमंदी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कमरे में हब्स बढ़ने लगा। उस उठकर पिछले बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलती। बरसात का मौसम ऐसा ही होता है, कमरों में घुटन बढ़ जाती है और बाहर की फ़ज़ा एकदम खुशगवार हो जाती है। इसने बाग में झूमते दरख्तों को देखकर सोचा। आसमान पर स्याह बादल तेज़ी से कब्ज़ा जमा रहे थे। बाग से आती हवा के साथ सब्ज़ घास की महक और गांव की किसी नारी के बदन की कंवारी खुशबू इसके चेहरे से टकराई तो बालों में हरकत करती इसकी उंगलियां एक लम्हे को रुक सी गईं। नज़रें बेख्तियार बाग के कोने में मुतहर्रिक निस्वानी वजूद पर जा ठहरी। शायद गांव की कोई लड़की है, इसने बेनियाजी से सोचा और दिलचस्पी से इसके महारत से चलते हाथों को देखने लगा। वो एक हाथ में मुट्ठी भर घास लेती और बर्क रफ्तारी से दूसरे हाथ में पकड़ी दरांती से इसे काट लेती, मगर ये सारा काम इस कदर तेज़ी से होता कि सिकंदर को मालूम ही ना होता कब घास कटकर नीचे गिरती, कब नई घास इस सांवले हाथ की गिरफ्त में आ जाती। लम्हों में वो यहाँ से वहाँ तक घास काटती चली गई। चौधरी सिकंदर की नज़रें इसके हाथों से भटकती चेहरे पर जा रुकीं। इसके नकोश बेहद जाजिब नज़र थे। दुपट्टा लापरवाही से गले में पड़ा था। बार बार सर उठाकर सफ़ेद बादलों को स्याह बादलों में बदलते देखती और हाथ मज़ीद तेज़ चलने लगते। फिर इसने दरांती एक तरफ रखी और बाग में से घास की छोटी छोटी ढेरियाँ उठाकर एक बड़ी चादर में रखने लगी। हवा कदरे तेज़ हो रही थी। वो भाग भाग कर कटी हुई घास इकट्ठी करने लगी। इसका बदन किसी डाल की मानिंद नाजुक और लचकीला था। पतली कमर पे उलझे उलझे बालों की चोटी नागन की तरह बल खा रही थी। चौधरी सिकंदर की नज़रों का जाविया ही नहीं बदला था। गांव की बेहद मामूली लड़की जैसे सरतापा बदल गई थी। स्याह बादलों झूमते लहराते दरख्तों के पस मंज़र में वो किसी साहिरा की तरह चौधरी सिकंदर के हवासों पे छाने लगी थी। सिकंदर के अंदर कोई सरकश मर्द जागने लगा था। इसने वहाँ से हटना चाहा, पर वो मंज़र किसी मकनातीस की तरह इसे अपनी तरफ खींच रहा था। इसकी गर्म सांस इसमें उलझने लगी और हाथों में रेशा सा उतर आया। शैतानियत का कोई मुँहज़ोर तूफ़ान था जो इसके कदम उखाड़े दे रहा था। नहीं सिकंदर हयात, होश करो। इसके दिमाग ने नफ्स के मुँहज़ोर घोड़े के तनाबे खींचने की कोशिश की, मगर शैतान पूरी तरह इस पर गलबा पा चुका था। इसके बाद वो ख़ुद को रोकने की कोई कमज़ोर सी कोशिश भी नहीं कर सका था। नज़दीक ही कहीं बादल गरजा था।
नूरी ने घबरा कर आसमान को देखा। काले काले बादलों ने आसमान को इस तरह ढांप रखा था कि शाम किसी रात से मुशाबे हो गई थी। तौबा, बेबे ने तो मेरी जान निकाल लेनी है। अल्लाह करे निक्का भरा आज देर से घर आए, इसने दिल ही दिल में कहा। वो काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि घर का ख्याल ही नहीं रहा। बस यही लालच था कि किसी तरह सारी घास आज ही काट ले, कम अज़ कम कल तक बेफिक्री रहेगी। इसने चादर के चारों कोने थाम कर मजबूती से गिरह लगाई। फ़ौरन दरांती उठाने को पलटी। स्याह चप्पल में मर्दाना पाँव देखकर इसने फ़ौरन सर उठाया। सलाम चौधरी साहब। चौधरी को अचानक सामने देखकर बौखला गई। चौधरी ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। नूरी ने झुककर दरांती उठा ली। ये यहाँ क्यों खड़े हैं? इसने डरते डरते नज़र उठाई। चौधरी बेहद गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। आँखों में अभी तक नींद का खुमार बाकी था। बाल बेतरतीब हो रहे थे। कमीज़ के खुले गिरेबान से सोने की चैन चमक रही थी। नूरी ने घबराकर नज़रें झुका लीं और फ़ौरन घास का गट्ठा उठाने को मुड़ी। सुनो। सिकंदर के मखमूर लहजे पर नूरी ने हैरत से उसे देखा। वो धीरे धीरे इसके नज़दीक चला आया, बेहद नज़दीक। नूरी ने इसके सुर्ख आँखों में किसी वहशी जज्बे को मचलते देखा। अनजाने ख़तरे की घंटियाँ इसे अपने आसपास बजती हुई महसूस हुईं। इसने बहुत तेज़ी से एक तरफ होकर निकल जाना चाहा, मगर इसका बाजू चौधरी सिकंदर की मजबूत दाहिनी गिरफ्त में था। नहीं चौधरी सिकंदर, नहीं। इसने तड़प कर अपना बाजू इससे छुड़ाना चाहा, मगर मुखालिफ इससे कई गुना ताकतवर था। इसकी ज़ोरदार चीख बादलों की घन गरज में दबकर रह गई। बाग के किसी घने दरख्त की सबसे ऊंची शाख से कोई शिकरा नीचे, बेहद नीचे आया था और बारिश में भीगती बेबस कमज़ोर चिड़िया को पंजों में दबाकर दोबारा उड़ गया था। बेहद मगरूर और फातहाना उड़ान थी उसकी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसने हवेली का पिछला दरवाज़ा खोला और इसकी तरफ से रुख मोड़कर खड़ा हो गया। वो अपने टूटे बिखरे वजूद को समेटती लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। बादल अभी भी ज़ोर और शोर से पानी बरसा रहे थे। मूसलाधार बारिश ने इसके खंडर वजूद को गिराने की पूरी कोशिश की थी। ठंडी यकबस्ता हवा ने इससे कोई रियायत नहीं बरती थी। न जाने किस तरह गिरती पड़ती वो घर तक पहुंची थी। इससे पहले कि वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाती, अचानक ही किवाड़ खुले और किसी ने इसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। कहाँ दफ़ा हो गई थी मरन जोगी? बेबे ने इसके 2 थप्पड़ मारे। कौन सा वेला आ गया, कहाँ मर खप गई थी? तो बोलती क्यों नहीं? किसके साथ मुंह काला करके आ रही है हरामखोर? इसने दीवार का सहारा लेना चाहा, पर बेबे से घसीटती हुई कमरे तक लाई। इसे धक्का देकर चारपाई पे गिराया और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। तेरा बाप 2 मरतबा पूछ चुका था तेरा। उधर कमरे में झांक लेता तो मेरे झूठ बोलने पर चुटिया से पकड़ के बाहर निकाल देता। शुक्र कर सुल्तान घर पे नहीं था, वरना आज जिंदा गाड़ देता तुझे ज़मीन में, टोटे कर देता तेरे। बेबे का गुस्सा उबल रहा था। बताती क्यों नहीं, कल मुही कहाँ से आई है तो? इसने आगे बढ़कर चारपाई पे औंधी पड़ी नूरी को एक झटके से सीधा किया। तू तो चौधरियों की हवेली से घास काटने गई थी, फिर? बेबे अचानक दरमियान में ही रुक गई। लालटेन की जर्द रोशनी में नूरी का चेहरा किसी लाश की तरह लग रहा था। नीले होंठ और लट्ठे की तरह सफ़ेद रंगत और खुली खुली बेजान आँखों में ऐसी वीरानी थी जैसे किसी भरे पूरे जंगल को आग लगा दी गई हो और इसकी बंजर ज़मीन अपनी खाली गोद देकर पथरा कर रह गई हो। बेबे ना चाहते हुए भी हकीकत जान गई थी। मुंह पे हाथ रखे खौफज़दा से अंदाज में नूरी से दूर हट गई। नूरी? बेबे के लहजे में बेयकीनी के सिवा कुछ नहीं था। नूरी, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ ना? नूरी बता। न जाने किस उम्मीद पर नूरी से पूछ रही थी, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी, बेहद सर्द और मुर्दा खामोशी। बेबे दीवार के साथ लगी नीचे बैठती चली गई। मुंह पे दुपट्टा रखे अपनी चीखें रोकते बेहाल हो गई थी। नूरी, ओ नूरी! अब्बा ने बाहर से इसे पुकारा। उठ जा, दिन चढ़ गया है, कोई लस्सी पाने का बंदोबस्त कर। दरवाजे के बाहर अब्बा ने कहा और फिर नलके पर जाकर मुँह हाथ धोने लगा। बेबे ने गर्दन उठाकर देखा। वो जूं की तूं अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। रात भर इसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई थी। आंखें सामने दीवार पर जमी थीं। यूँ लगता था रात भर इसने पलक भी न झपकी थी। नूरी? बेबे ने घबरा कर इसे आवाज़ दे डाली। नूरी ने बेहद आहिस्तगी से आंखें बंद कर लीं। वो माँ का सामना नहीं कर सकती थी।
बेबे चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। नूरी नहीं उठी अभी तक। अब्बा ने पूछा था। इसको बुखार है, बेबे ने भर्राई आवाज़ में कहा। अब्बा ने इसकी बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, बस कुल्ली करके बाहर निकल गया। बेबे लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में चकराने लगी थी। बारिश कब की थम चुकी थी और उजाला हल्का हर तरफ फैल रहा था। उजाला धीरे धीरे आंगन में उतरने लगा तो नूरी का सोया जिस्म रफ्ता रफ्ता जागने लगा था। इसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। सारी रात किसी सांस लेती लाश की तरह बेजान पड़ी रही थी। क्या हो गया मेरे साथ? क्यों भला मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई थी कि वो लुटेरा एक ही वार में उम्र भर की नकदी चुरा कर ले गया? मैंने इसका चेहरा क्यों ना नोच डाला अपने दांतों से? इसे भंबोड़ क्यों ना डाला? कैसी लड़की हूँ मैं, तुफ है मेरे जीने पर। वो सारे इल्ज़ाम अपने सर लगाकर ख़ुद को मुजरिम ठहराती रही। रब्बा और कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे, बस दूसरा सांस आने से पहले मुझे उठा ले। या अल्लाह, मुझे अभी इसी लम्हे में मौत बख्श दे। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। इर्द गिर्द फैलती रोशनी से खौफज़दा हो रही थी। कैसे सामना करेगी वो सबका? इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी कैसे जी पाएगी? सूरज खौफ का एक कहर बनकर तुलू हो रहा था। कैसा बुखार है, उतरने में ही नहीं आता। मैं तो कहती हूँ शहर ले जाओ। छोड़ो भाई इस इलाज को, पीर साईं के दरबार पे चलो। मुझे तो किसी चीज़ का असर लगता है। आंखों पे बाजू रखे चुपचाप गांव की औरतों के मशवरे सुनती रहती। बेबे सबसे आंखें चुराने लगती। बस अब तो ठीक है, कमज़ोरी नहीं जाती। बेबे मरे मरे लहजे में बहाना बनाती रहती। और एक दिन जब शादो इसके पास से उठकर गई तो बेबे तिल मिलाती हुई इस तक आई। अब उठ जा बिस्तर से, क्यों सारे जहान को शक में डालती है? अच्छी भली हो, कब तक सोग मनाती रहोगी? बेबे का लहजा बेहद तल्ख था और नज़रों में हकारत इस कदर वाज़े थी कि नूरी को खुद से घिन आने लगी। और उस रोज़ जब वो छत की कड़ियाँ गिनते गिनते सैलन ज़दा दीवारों से अपना दुख कहते कहते थक गई तो बाहर निकल आई। बेबे ने एक नज़र इसे देखा। बोली कुछ नहीं थी। माथे पे सिलवटों में इजाफा हो गया था। डंडा ज़ोर ज़ोर से कपड़ों पे मारने लगी थी। नूरी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ आई। किधर जा रही है? बेबे ने दुरुस्त लहजे में पूछा। इसका दरवाज़ा खोलने के लिए उठा हुआ हाथ खुद ब खुद पहलू में गिर गया। चुपचाप वापस पलटी और कच्ची सीढ़ियों पे जा बैठी। बेबे ने एक दो बार इसे देखा। खाली आसमान पे पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। स्याही माइल होंठ, अंदर को धसी हुई आँखें और रंग हल्दी की तरह हो रहा था। कितने दिनों से इसने ढंग से खाना नहीं खाया था। 2-4 लुकमों से ज़्यादा इसने हलक में नहीं उतारा था अब तक। न जाने जिंदा कैसे थी। माँ का दिल था। इसे देखकर दुख से भर गया। कपड़े यूं ही छोड़कर बाहर निकल गई। ज़रा देर में वापस आई तो शादो साथ थी। शुक्र अल्लाह का, मेरी सहेली बिस्तर से तो उठी। आ, मैं तुझे बाहर लेकर जाती हूँ। शादो खुशी खुशी इसका हाथ पकड़े बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। नूरी ने बेबे की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गई। नूरी के अंदर बहुत कुछ टूटा था इस लम्हे। शादो बातें करती चहकती हुई इसके साथ जा रही थी और वो अजनबी अजनबी नज़रों से हर चीज़ को देख रही थी। वो रास्ते, वही पगडंडियाँ, वही खेत, वही खलियान, मगर हर चीज़ बहुत अजीब, बहुत नई नई लग रही थी। रास्ते में आती जाती औरतें मुस्कुराकर इसका हाल पूछती। इसको लगता इसकी बेबसी बेइज्जती का मजाक उड़ा रही हैं। खेतों में काम करते मर्दों की नज़रें इसे अपना वजूद छेदती हुई महसूस हो रही थी। शादो, चल वापस चलें। इसने घबराकर शादो का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? शादो ने हैरत से इसकी उड़ी उड़ी रंगत को देखा। अच्छा चल फिर अपनी भैंसों का हाल चाल तो पूछ ले। शादो ज़बरदस्ती से खींच लाई। भूरी और काली दोनों भैंसें इसे देखते ही बोलने लगी थी। इसने प्यार भरी थपकी दोनों को दी थी तो वो इसका हाथ चाटने लगी। नूरी की आंखें भर आईं। उन बेज़ुबान जानवरों के प्यार का अंदाज अब भी वही था। आंखों में तमस्खुर या तज़हीक का नामो निशान भी ना था। और ये इंसान? बेबे का पथराया हुआ चेहरा और ताने देती निगाहें इसकी नज़रों में घूम गई। फिर वो कितनी ही देर शादो के साथ वहाँ नदी पर बैठी रही। शादो न जाने कहाँ कहाँ के किस्से इसे सुनाती रही और वो अपनी सोचों में गुम रही। और तूने कब तक चारपाई संभाले रखनी है? दोनों भैंसें भूख से मर रही हैं। ये देख ज़रा, दूध कितना घटिया दिया है उन्होंने। निक्के भरा ने दूध वाली बाल्टी इसके सामने की। वो चुपचाप चारपाई से उठकर कमरे से बाहर आ गई। नदी के किनारे छोड़ दिया कर इन्हें, पानी वानी मर्जी से पी लिया करें। अब्बा ने भी लुकमा दिया।
तो अब जा फिर खड़ी क्या कर रही है? निक के भरा ने तेवरी चढ़ाई। ऐसे मौक़ों पर बेबस हो जाती थी, वरना शायद उन्हें भी साफ साफ कह देती, इसका घर से निकलना बंद है। वो तो बचपन से ही ये काम करती आई थी, अब न जाती तो सब कुरेदने लग जाते। आखिर ऐसी क्या बात है घर में बंद होकर रह गई है? चुपचाप बाहर निकल आई। भैंसों को खुला छोड़कर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। किस कदर उकता गई थी वो इस ज़िंदगी से। कभी दिल चाहता दरांती उठाकर खुद को ज़िबाह कर डाले, कभी दिल चाहता भागती हुई नहर तक जाए और हमेशा हमेशा के लिए इस शर्मनाक ज़िंदगी से मुंह मोड़ ले। वो अपने ख़यालात में गुम थी जब साईं भागता हुआ इसके पीछे आकर छुप गया। चंद शरारती बच्चे इसके पीछे आ रहे थे। नूरी को देखकर वहीं से वापस पलट गए। साईं, इधर आकर बैठ जाओ। इसने साईं का हाथ पकड़कर इसे अपने सामने बिठाया। खामखाई हंसने लगा था। क्या होता साईं अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक होते, शादों के भाइयों की तरह। इसने बहुत हसरत से मजबूत कद्दो कामत वाले भाई को देखा। साईं बेनियाजी से नदी में कनकरियाँ फेंकने लगा। फिर तो मुझे घर से निकलने ही ना देते। भैंसों को खुद चारा डालते, खुद दूध दोते, मौसम की हर फसल मेरे बजाय तुम काटते। कितना अच्छा होता ना साईं, कितना अच्छा होता। ना मैं हवेली जा सकती और ना। इसके हलक में आंसुओं का गोला सा फंसने लगा। साईं ने एक नज़र इसकी भीगी आंखों को देखा। इसने अपना रुख मोड़ लिया। इसे लगा जैसे साईं इसकी आंखों में झांकेगा और सब जान लेगा। साईं ने बड़े ज़ोर से कंकर नदी में फेंका। कितने ही पानी के छींटे नूरी को भिगो गए। साईं कलकारियाँ मारने लगा। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा वो भी साईं की तरह मस्त हो जाए, लोग इसे पत्थर मारें और वो हंस हंस कर बेहाल हो जाए। बारिश बरसे तो तालियां पीट पीट कर धमाल डालने लगे, हर तरफ से बेनियाज होकर। नूरी नदी के पानी में बनते दायरों पे नज़रें जमाई बैठी थी जब सड़क पर से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई थी। कदरे दूर से कोई जीप आ रही थी और ये जीप पहचानने में नूरी को एक लम्हा भी नहीं लगा था। और जीप में बैठा वो शख्स, पुरहिद्दत उंगलियों का लम्स, नूरी के वजूद को डसने लगा। वो एक झटके से उठी और तेज़ी से भागती हुई भैंसों के कोठे में घुस गई। साईं इसे भागते देखकर तालियां बजाने लगा था। ज़रा सी देर में जीप वहां से गुजर गई और इसकी आवाज़ मादूम होती चली गई। दीवार से लगी नूरी ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। साईं बाहर खड़ा कहकहे लगा रहा था। नदी के पानी में दायरे बनते और फैलते जा रहे थे। रात हद से ज़्यादा तारीख थी और वह घने जंगल में अनजाने खारदार रास्तों पर भागा चला जा रहा था। देवकामत दरख्त बदरूहों की तरह इस पर झुके हुए थे। भेड़ियों की खौफनाक आवाज़ें हद दर्जा सहमा देने वाली थीं। वो अपने कटे फटे जिस्म के साथ जंगल के ऐन वस्त में खड़ा रास्ता तलाश करने लगा। अचानक इसके चारों तरफ शोर मचा और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में शोले उगलते सांप इसकी तरफ बढ़ने लगे। वो बेहद खौफज़दा हो गया। इसने भागना चाहा, फिर चिंगाड़ती हुई वैशी हवा ने इसे एक ही थपेड़े में किसी और तरफ धकेल दिया। अब वो चटील मैदान में था और इसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम था। सर और पाँव के बगैर लोगों का हजूम। रोते कुरलाते बैन करते लोग हाथों में पत्थर लिए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। बचाओ, बचाओ! इसने चीखना चाहा। इसकी आवाज़ किसी मुर्दा परिंदे की तरह इसके वजूद की अथाह गहराइयों में गिरती चली गई। इसके साथ ही एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ था, निस्वानी कहकहा। वो चौंक गया। हाँ, वही थी। हर धड़ के ऊपर इसी का सर था, हर धड़ के ऊपर इसी का चेहरा था और वो हंस रही थी इसके ऊपर, इसकी बेबसी का मज़ाक उड़ा रही थी। नहीं, इसने हाथों से अपना चेहरा छुपाना चाहा, फिर इसका चेहरा इसके धड़ पे मौजूद नहीं था। नहीं, नहीं! पूरी कुव्वत से चिल्लाया और इसके साथ ही वो झटके से उठ बैठा। इसका सांस धौंकने की तरह चल रहा था। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। चंद लम्हों तक इसकी समझ में न आया कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। दिमाग में जैसे केचुए से रेंग रहे थे। कुछ देर बाद इसके हवास बहाल हुए और कानों में गूंजती कहकहों की आवाज़ मद्धम होने लगी। किस कदर भयानक ख्वाब था। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा टटोला। सांसें हमवार करने के बाद साइड लैंप ऑन किया और गिलास में पानी भर के घटाघट चढ़ा किया, मगर अंदर जैसे कोई आग दहक रही थी। बेकरार सा होकर वो उठा, बाथरूम में जाकर पानी का नल खोल दिया। फिर कितनी ही देर चेहरे पर पानी डालकर ख़ुद को पुरसकून करता रहा। फिर बाहर निकलकर इसने पीछे बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। हवा के हल्के से झोंके के साथ सब्ज़ घास की महक कमरे में दाखिल हुई तो वो चौंक गया। नज़रें खुद ब खुद भटक कर इस कोने पर जा ठहरी।
किसी डरे सहमे कांपते वजूद की दबी दबी सिसकियाँ इसके कानों में उभरी। इसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। ये क्या कर दिया मैंने? एक मासूम लड़की की सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर डाली। हाथों में सर गिराकर बिस्तर पर ढह गया। वाह चौधरी सिकंदर, सारी उम्र अपने किरदार की मजबूती पर मगरूर रहे और अब खुद ही इस गरूर को किरची किरची कर डाला। ज़ब्ते नफ्स का वो ज़ौम क्या हुआ जिस पर तुम सारी ज़िंदगी अपने वक़ार की तामीर करते रहे? चौधरी सिकंदर हयात, तुम इंसानियत की बुलंद तरीन चोटी से मुंह के बल गिरे हो और तुम्हारा वजूद कीचड़ में धंस के रह गया है। इसके अंदर कोई लान तान कर रहा था। सिकंदर ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। शहर में हसीन परियां तुम्हारे गिर्द मंडलाती रहीं और तुम अपनी ज़ात के किले पर मजबूत कुफल लगाए बैठे रहे। क्या फ़ायदा हुआ? शैतान ने ज़रा तुम्हारे कदम बहकाए और तुम रेत की दीवार की तरह लम्हों में ढह गए, वो भी इस बेहद मामूली लड़की के सामने जो अब गुनाह का खौफ बंद कर मुस्तकिल तुम्हारे असाब पर सवार हो गई है। उफ़ खुदाया, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भूल क्यों नहीं जाता ये सब? इसने दोनों मुट्ठियों में अपने बाल जकड़ लिए। कोई था जो इसे अंदर ही अंदर नोचे जा रहा था। न जाने कितनी ही देर वो ज़मीर की अदालत में खड़ा अपना जुर्म सुनता रहा और फिर जैसे निढाल होकर इसने तकिए पर सर गिरा दिया। मुझे शहर चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, वरना शायद मैं पागल हो जाऊंगा। अपने आप से फ़रार का यही रास्ता मिला था इसे। शादो ने कोई 1000 मिन्नतें कर डाली थी मगर इसका जवाब नहीं से हाँ में नहीं बदला था। नूरी, आखिर तुझे क्या हो गया? तू बाहर क्यों नहीं निकलती? शादो बड़ी बेबसी से इससे पूछ रही थी। आंखों में नमी तैर रही थी। नूरी ने तो कभी इसकी कोई बात नहीं टाली थी, फिर इन दिनों न जाने क्यों वो हर बात से इनकार करने लगी थी। बस मेरा दिल नहीं चाहता शादो, तो अकेली चली जाना। अकेली क्या करूँगी वहाँ जाकर? पहले कौन सा तो शादी ब्याह पे राज़ी खुशी जाती थी, मेरी खातिर मेरे साथ जाया करती थी ना। अब क्यों घर में बंद होकर रह गई है? बेबे तू ही कह देना इसे, शादो ने लजाजत से कहा। पर बेबे दूसरी तरफ करवट बदले बेनियाजी से पड़ी रही। शादो को गुस्सा ही तो आ गया। चल नहीं जाना तो ना जा, आइंदा मुझसे बात भी मत करना। दरवाजे तक जाकर इसने गुस्से से पलटकर नूरी से कहा। अरे किससे नाराज़ होकर जा रही है धिये? अब्बा बाहर वाले दरवाजे से आते हुए पूछने लगा। देख चाचा, एक ही तो सहेली है मेरी, मामे की बेटे की मेहंदी है आज। मैंने सबसे कहा था अपनी सहेली को साथ लेकर आऊँगी। यहाँ तो नवाबजादी के नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे। शादो सख्त नाराज़ थी। लो भाई, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? चल नूरी, जल्दी से खड़ी हो जा। ये दूसरी गली में तो घर है शादो के मामे का। जा, 2 घड़ी हो तो आ। अब्बा को न जाने क्या सूझी थी। नूरी ने मुड़कर बेबे को देखा जो पहले सख्ती से आंखों ही आंखों में इसे मना कर चुकी थी। अब यूं ही रुख फेरे लेटी रही। नूरी गहरी सांस लेकर उठी और चप्पल पहनने लगी। बेबे तो ज़िंदगी भर मेरा कसूर माफ़ नहीं करेगी। शादो के साथ चल पड़ी। खामखा इतनी मिन्नतें करवाई, पहले ही आ जाती। शादो सब भूल भाल कर मुस्कुरा दी थी। अभी वो दरवाजे से निकलने ही वाली थी, अचानक निक्का भरा आ गया। चलो जी। शादो नूरी के जल्लाद किस्म के भाई से सख्त चिढ़ती थी। कहाँ जा रही हो? इसने सिर्फ नूरी से पूछा था, जवाब फट से शादो ने दिया था। मेहंदी पे जा रहे हैं भरा, अब रोकने ना लग जाना। मुतवक्के सूरत हाल के पेश नज़र इसने पहले ही कह दिया। निक्के भरा ने सर तापा नूरी का जायज़ा लिया था। कहीं आंखों में सुरमा, हाथों पे मेहंदी, कलाई में चूड़ियाँ और बदन पे नया जोड़ा तो नहीं? वहाँ तो चेहरे पे ज़िंदगी की रमक भी न थी, कजा के सिंगार। इसने मुतमईन होकर रास्ता छोड़ दिया तो वो दोनों बाहर निकल आई। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे। शादो की आवाज़ सबसे बुलंद थी। इस तमाम अरसे में वो चहकती रही थी और नूरी को भी साथ साथ लगाए रखा। अब नूरी उठकर एक कोने में आ बैठी थी। हंसते मुस्कुराते गाते चेहरों को देख देख कर इसका दिल उचाट हो गया था। रोते चीखते बच्चों से बेनियाज औरतें गाने में मसरूफ़ थीं। चेहरे पे लगा हुआ क्रीम पाउडर सारे का सारा पसीने के साथ बह गया था और अब गंदुमी चेहरों के साथ सुर्ख आछी गुलाबी सुर्खियाँ होठों पे जमाई वो कह लगाने में मसरूफ़ थीं। नूरी उकताकर शादो के पास चली आई। शादो, काफ़ी देर हो गई, अब चलें? इतनी जल्दी? अभी तो परात बजानी शुरू की है। शादो हमेशा से गाने बजाने की शौकीन थी। मेरा दिल घबराने लगा है शादो, नूरी ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। वो जानती थी शादो के लिए इस वक्त महफिल छोड़ना कितना मुश्किल होगा। अच्छा चल ऐसा करते हैं, बाहर से किसी को देखते हैं।
वड्डा भरा इधर हुआ तो इसके साथ चली जाना, ठीक है ना। शादो ने बड़ी उम्मीद से इसे देखा और झट लड़कियों के झमगटे से निकल आई। नूरी को वहीं छोड़कर दुपट्टा सर पे जमाती बाहर निकल गई। ज़रा सी देर में दरवाजे पे आके इसे पुकारने लगी। भरा तो नहीं है, सांवल से कहा है मैंने, वो छोड़ आता है तुम्हें। इसके नज़दीक जाने पर शादो ने कहा तो वो रुक सी गई। शादो तो भी साथ चली चलना, बाद में वापस आ जाना। गली में अच्छा खासा अंधेरा था। नूरी को खौफ सा महसूस होने लगा। लो, अब क्या मैं चक्कर लगाने पे रहूँगी। फिर भी शादो, तेरा भी कोई हाल नहीं नूरी। कभी तो आधी आधी रात को तूफ़ान में ही बाहर निकल भागती है और कभी। शादो खामखाही इसका मजाक उड़ाने लगी। अच्छा फिर काके को साथ भेज देती हूँ। इसने 7 साला भाई को बाजू से पकड़कर घसीटा। अब बेखौफ होकर जाओ, फिर सांवल है ना साथ, एतबार वाला बंदा है, आखिर मेरे चाचे का पुत्र है। शादो बड़े खुशगवार मूड में थी और नूरी मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। सांवल ने एक नज़र इसके जल्द से चेहरे पर डाली और आगे आगे चल दिया। गली में अच्छा खासा अंधेरा और खामोशी थी। झींगरों की बोलने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। वो अपने खौफ पर काबू पाती सांवल के पीछे पीछे चलती। शादो का भाई यूनुस उछलते कूदते ज़रा आगे निकल गया तो सांवल ने जानबूझकर कदमों की रफ्तार धीमी कर दी। जल्द ही नूरी इसके बराबर आ पहुंची थी। नूरी, तुझे क्या हुआ है? सांवल ने चांदनी में इसके चेहरे पर चमकते पसीने के नन्हे नन्हे कतरों को देखकर पूछा। कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है? नूरी ने नज़रें चुरा कर कहा। जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है ना नूरी, उनके एक एक अंदाज, एक एक बात से उनके अंदर की बात मालूम हो जाती है। मैं तो तेरी आंखों में देखकर जान लेता हूँ कि आज तुम खुश हो, आज तुम्हें किसी बात पर दुख पहुँचाए, आज तुम बहुत गुस्से में हो। और नूरी, मैं जानता हूँ तो आजकल बहुत परेशान है, तो बहुत बदली बदली सी है। नूरी ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। पहले तो मुझे बहुत निडर लगती थी, किसी चट्टान की तरह मजबूत लगती थी, मगर अब। सांवल ने उलझ कर इसे देखा तो इसने आहिस्तगी से नज़रें झुका लीं। सांवल की समझ में नहीं आया कि वो अपनी बात की वजाहत किस तरह करे। सौ बेबसी से सर झटक कर वो खामोश हो गया। नूरी भी चुपचाप कदम उठाती गई, यहाँ तक कि घर का दरवाज़ा नज़र आने लगा। सांवल, नूरी ने बेहद आहिस्तगी से इसे पुकारा। मुझे लोगों से बहुत डर लगने लगा है। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। सांवल ने चौंक कर इसे देखा। इसका आधा चेहरा दुपट्टे की ओट में था और आधा चेहरा चांदनी की जद में। इसकी स्याह आंखों में एक आंसू सिर्फ एक लम्हे के लिए चमका था और फिर टूटकर अंधेरे में गुम हो गया। सांवल किसी बेबस तिनके की तरह इस आंसू में बहता चला गया और नूरी घर की दहलीज में दाखिल हो गई थी। किसी अनजाने एहसास के तहत नूरी की आंख अचानक ही खुल गई। हालांकि अभी वो पूरी तरह नींद की वादियों में उतरी भी नहीं थी, सिर्फ गनूदगी की हालत में थी। कोई भयानक ख्वाब भी ना देखा था, मगर फिर भी दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़क रहा था। क्या हुआ है? इसने यूं ही लेटे हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। 15वीं रात का चांद ऐन इसके ऊपर चमक रहा था, मगर इसकी चांदनी में इतनी तमाज़त, इतनी हिद्दत थी। इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी जलते बलते सूरज के ऐन सामने खड़ी है। पूरा बदन जैसे झुलस रहा था। वो एकदम उठ बैठी। कमीज़ पसीने की वजह से बदन से चिपकी हुई थी। हलक का सूखा कांटा आती जाती सांसों को चीर रहा था। उठकर मटके तक आई। चारपाई चरचराई थी और साथ दूसरी चारपाई पर लेटी बेबे फ़ौरन गर्दन उठाकर इसे देखने लगी थी। वो अब नींद में भी चौकस रहती थी। नूरी ने पानी पीकर कटोरा वापस मटके पर रखा। बहुत आहिस्तगी से इसने चारपाई खींचकर दीवार के साए में की। इसे इस आग बरसाते चांद से खौफ आने लगा था। बेबे ने आंखों पे बाजू रखा था, मगर वो जानती थी बेबे इसकी एक एक हरकत पे नज़र रखे हुए है। चारपाई पे सीधी लेट गई। आंखों से नींद इस तरह गायब थी जैसे कभी आई ही नहीं थी। इसके चारों तरफ बेहद सन्नाटा था, जैसे पूरी कायनात किसी तिलस्मी जद में सो रही हो। सामने की दीवार के साथ लगा नीम का पेड़ भी साकित तो सामित था। इस कदर खामोशी क्यों है? इसको वहशत सी होने लगी। चुप के इस समंदर में इसे अपनी आती जाती सांसों के सरसराहट बखूबी सुनाई दे रही थी। फिर लम्हा बलम्हा एक और सरसराहट इसके आसपास उभरने लगी थी। कोई और वजूद भी था जो इसके साथ सांस ले रहा था। कौन है? वो तड़प कर उठी। क्या हो रहा है तुझे? बेबी की करख्त आवाज़ का पत्थर चुप के समंदर में गिरा तो कुछ लम्हों के लिए हलचल सी मच गई। कुछ बोल बेबे, मुझे डर लग रहा है।
नूरी ने चादर खींचकर अपने ऊपर तान ली। इसका दिल चाहा हर तरफ शोर ही शोर हो। दरख्त, दीवारें, छतें, आसमान, हर चीज़ बोलने लगे, इस कदर ज़ोर से कि किसी दूसरे वजूद की सांसें वो सुन ना सके। इसके घुटने ठोड़ी तक जा लगे थे और इसने दोनों हथेलियां अपने कानों पर रख ली थी। सारा वजूद जलजले की जद में था। इसके अंदर कोई नन्ही सी बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी, किसी ऐसी बच्ची की तरह जिसकी माँ हजूम में खो गई हो और वो तन्हा हो, बिल्कुल तन्हा। कल रात जो हकीकत इस पर आश्कार हुई थी, अगर इसकी खबर बेबे को हो जाती तो वो शायद खड़े खड़े अपनी जान दे देती। निक्के भरा को मालूम हो जाता तो नूरी को मारकर ख़ुद भी किसी खूह में छलांग लगा देता। अब्बा शायद साईं की तरह दीवानावार गली कूचों में भाग निकलता और ख़ुद वो, इसके साथ क्या होता? किसी गले सड़े फल की तरह इसके गुनाहगार वजूद को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता, या किसी करीबुल मर्ग बीमार जानवर की तरह आबादी से बहुत दूर फेंक दिया जाता, जहाँ गिद्ध और चीलें इसके मुर्दा वजूद को नोच नोच कर हड्डियों के पिंजर में बदल देती। अभी तो ये राज था, जब ये राज तश्ते अज़बाम होगा तो फिर? नूरी को महसूस हो रहा था जैसे इसके पूरे वजूद में बर्छियाँ पेवस्त हों। फिर ये सब होगा मेरे साथ। कसूरवार न होते हुए भी सारी सज़ाएं सहनी पड़ेंगी मुझे। कब से भैंसों के कोठे में पनाह लिए बैठी थी, घर से तो निकल आई थी। अब लगता था सब ठिकाने खो गए हैं, कोई पनाहगाह बाकी नहीं रही। बच्चा जायज़ हो तो इसको जन्म देकर औरत धरती पे सीना तान कर चलती है, और जब ये बच्चा किसी गुनाह का, किसी ज़बरदस्ती का समर हो तो सारी उम्र के लिए औरत के माथे पर बदनुमा दाग की मानिंद लगा रहता है। और ये बदनुमा दाग नूरी की अस्मत और हुर्मत की पाकीज़ा चादर पे लग चुका था। हाय इतनी ज़िल्लत, गांव वालों के ताने, तमस्खुर, तंज, हकारत कैसे सह पाऊंगी मैं? इसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मगर नहीं, ऐसी शर्मनाक ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा? मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। बेबसी और जहनी खिलफशार की इंतहा थी कि वो उठकर अंधाधुंध भाग निकली थी। खेतों का एक तवील सिलसिला था जिसे पार करती वो कुएं तक पहुंची थी। उखड़ती सांसों के साथ वो मुंडेर पर हाथ रखे कुएं पर झुकी। नीचे नीचे बेहद गहराई में जाकर कहीं पानी की सतह चमक रही थी। मौत को गले लगाना इतना आसान नहीं होता। वो एक लम्हे में खौफ से निचड़ कर रह गई थी। आंखें बंद करके इसने हिम्मत मुजतमा करके कूद जाना चाहा था, जब अचानक ही किसी ने इसे पीछे से पकड़कर खींच लिया। मौत और ज़िंदगी के दरमियान फासला कितना कम रह गया था जब किसी ने इसे मौत से दूर करके ज़िंदगी के करीब खड़ा कर दिया था। इसके जहन के किसी गोशे में भी ना था कि इस लम्हे को इसे गिरने से बचा सकता है। लड़खड़ा कर गिरते हुए इसके लबों से एक चीख बरामद हुई थी। फिर न जाने से क्या हुआ कि वो चीख चीख कर रो दी थी। इसके आसाब इस बुरी तरह झंझना गए थे कि इसे खुद पे काबू न रखा। ये सब किया धरा उस जलील का है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो फट पड़ी थी। इसने मुझे कांटों पर घसीट दिया था। मैं इस वहशी दरिंदे की बोटी बोटी कर दूंगी। पूरे गांव को बताऊंगी कि वो लुटेरा है। नहीं डरूंगी मैं किसी से, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। सब कुछ खो चुकी हूँ मैं। उसने छीना है मुझसे मेरा अपना आप। रसवाई अगर मेरा मुकद्दर बन गई है तो इसे भी इस ज़िल्लत में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, किसी सूरत नहीं करूँगी। इसकी आंखें वैश्य ज़ख्म खोलदा शेरनी की तरह लहू रंग हो रही थीं। मुट्ठियाँ इस कदर ज़ोर से भींच रखी थी इसने कि नाखून हथेलियों में घुस गए थे। तुम देखना चौधरी सिकंदर हयात, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी इस पुरसुकून ज़िंदगी को सुलगता अंगारा न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसकी आवाज़ किसी गुर्राहट से मुशाबे थी। इसके पास बैठे साईं ने हैरत से उसे देखा। इर्द गिर्द से बेनियाज गुस्से की इंतहा को छूकर सुर्ख हो रही थी। फिर इसकी हैरत मुस्कुराहट और मुस्कुराहट कहकहों में बदल गई। ज़िंदगी में तूने एक काम किया है साईं, और बहुत अच्छा किया है। मैं पागल थी जो अपनी जान गंवाने लगी थी। तूने मुझे नई ज़िंदगी नहीं दी, नया रास्ता भी दिया है। अब सारे हिसाब किताब बराबर होंगे चौधरी सिकंदर हयात के साथ। इसकी आवाज़ बहुत सर्द थी और नज़रें कहकहे लगाते, तालियां बजाते साईं पर जमी थी। इसने अपने पीछे दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया था और इसका फ़ायदा ये हुआ था कि बेबी की जहर उगलती ज़ुबान दरवाज़े के पीछे ही कहीं रह गई थी।
इसे लगा इसमें भी निक्के भरा की रूह आसमाई है, ज़िद्दी, खुदसर, बदजुबान रूह जो ना किसी की सुनती है, ना परवाह करती है, बस अपनी मनमानी करती है। सो आज वो भी पूरी तरह इस रूह के कब्ज़े में थी। अब्बा बड़बड़ाता रहा। वो चारा काटने खेतों में नहीं गई थी। निक्के भरा ने रोटी देर से पकने पर 2 प्यालियाँ तोड़ डाली थी। इसके इत्मीनान में सरे मुँह फ़र्क न आया था, और बेबी इसके बाहर निकलने पर 100 बातें सुना रही थी। मगर वो बड़ी बेनियाजी से बाहर निकल आई थी। न सिर्फ बाहर निकली थी, सर उठाकर चल रही थी। मुझ पर तो जुल्म हुआ है। मैं काहे को कोनों खुदरों में छुपती फिरूं? जालिम से हिसाब क्यों ना लूं? मैं मजलूम होते हुए भी काबिल नफ़रत समझी जाऊं, और वो जूं का तूं बाइज़्ज़त, बावकार, बाकिरदार समझा जाए। एहतराम की मसनद पर बैठा वो शैतान फरिश्ते के रूप में मोहतरम समझा जाए। नूरी, किसी के पुकारने पर वो चौंक गई। कमाल है, तुम तो ऐसे पास से गुजर गई हो जैसे देखा ही ना हो। सांवल हैरान हैरान से इसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या बात है? नूरी की आंखों में अजनबियत के रंग नुमाया थे। कहाँ जा रही है तो? हवेली। लेकिन वहाँ क्या करने जा रही है? शादो तो बता रही थी कि बाजी शमसा अपनी ससुराल वापस चली गई है। चौधरी सिकंदर तो होगा वहाँ। नूरी का इत्मीनान काबिल दीद था। नहीं, वो तो काफ़ी दिनों से शहर गया हुआ है, कल शाम को वापस आएगा। लेकिन बता तो सही, तुझे काम क्या है? सांवल इसके अंदाज पर परेशान होने लगा था। कोई काम नहीं। नूरी इसके पास से गुजर कर आगे बढ़ गई। नूरी, तो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। खुदा का वास्ता मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? सांवल भागकर इसके पीछे आया था, मगर नूरी बगैर कुछ कहे आगे बढ़ती रही। नूरी, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? सांवल ने उलझ कर कहा, मगर इसे लगा जैसे नूरी इसकी कोई बात नहीं सुन रही। इसने एकदम ही नूरी के सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। चल ठीक है, तो कुछ ना बता मुझे, पर मैं बताता हूँ तुझे कि आज मैं अम्मा को तेरे घर भेज रहा हूँ। मुझे बहुत दिनों से अजीब और गरीब ख्वाब आते हैं नूरी। मैं हर रोज़ तुझे कांटेदार झाड़ियों में फंसे हुए देखता हूँ। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। और देख नूरी, तो अपनी बेबे को समझा देना, ज़ात बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। मैं तुझे हर हाल में। सांवल बड़े जोश में कुछ कहना चाहता था, मगर नूरी की सर्द आवाज़ ने इसे चुप होने पर मजबूर कर दिया। सांवल, अगर मैं चुपचाप तेरे पास से गुजर जाऊं, तो इसका मतलब है मैंने तुझे नहीं देखा, और अगर देखकर भी तुम्हें ना पुकारूं, तो इसका मतलब है मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। नूरी ने दम बखुद खड़े सांवल को हटाया और आगे बढ़ गई। सांवल की सब बातों के जवाब में नूरी ने जहर आलूद तीर सांवल की तरफ फेंका था। बहुत देर बाद इसके वजूद में जुम्बिश हुई तो इसने मुड़कर देखा। वो पाँव की ठोकर से मिट्टी उड़ाती जा रही थी, और इसका वजूद इसी मिट्टी में गुम होता जा रहा था। वो खुली सड़क पर पूरी रफ्तार से जीप भगाता ले जा रहा था, जब अचानक कोई दरख्तों के पीछे से निकलकर सड़क के ऐन वस्त में आ खड़ा हुआ था। इसने जीप की रफ्तार कदरे आहिस्ता कर दी थी, मगर वो वजूद जो का तू अपनी जगह पर डटा रहा था। इसे मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। शायद कोई लड़की है। इसने गौर से देखा। वो लड़की नपे तुले कदम उठाती जीप की तरफ आ रही थी, और इसके नज़दीक आने पर सिकंदर के पूरे वजूद में फरेरी सी दौड़ गई। किस कदर खौफज़दा था वो इस लड़की का सामना करने से। वो लड़की ऐन इसके बराबर जीप के दरवाजे के दूसरी तरफ आ खड़ी हुई थी। सिकंदर ने डरते डरते इसे देखा। सर उठाए बिल्कुल सामने देख रही थी। खुश्क और वीरान आंखों में डूबते सूरज का अक्स था। सिकंदर ने नज़रें चुरा ली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बेइंतहा सर्द व सपाट लहजा था इसका। सिकंदर चौंक गया। कौन सी बात? इसने नज़रें सामने सड़क पर जमा थी। वो नूरी की तरफ देखने से गुरेजा था। दूसरी तरफ सर्द सी खामोशी थी, और इस लम्हा भर की खामोशी ने ज़मीन आसमान की बेकरां वुस्सतों को अपने अंदर समेट लिया था। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ चौधरी। कोई परिंदा बड़ी ज़ोर से चीख कर अपने आशियाने से भाग निकला था, और सड़क के इतराफ़ में खड़े फलक बोस दरख्त धड़ धड़ करते चौधरी सिकंदर पे आ गिरे थे। वो बेयकीनी के आलम में टुकर टुकर बर्फ़ के इस वजूद को तकता रहा, जो इस कर्बनाक सच को इसकी समातों में उंडेलते हुए न रुका था न झिझका। बस आँखों की वीरानी कुछ और बढ़ गई थी। बदनामी का जो दाग मेरे माथे पर तुमने लगाया था चौधरी सिकंदर, इसे अब मैं ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकूंगी। नूरी की आवाज़ किसी खला से आती हुई महसूस हो रही थी।
शोले उगलते सांप बड़ी तेज़ी से सिकंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। कह लगाते लोग और हाथों में पत्थर। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्टीयरिंग पर जमे इसके हाथों की सब्ज रगें उभर आईं। ये नहीं होना चाहिए नूरी। सिकंदर को अपना ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार मिट्टी में रुलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ करो नूरी, किसी भी तरह इस ज़िल्लत से छुटकारा पाओ। मैं इसके बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। इस रईसज़ादे की जान पर बनाई थी। नूरी के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। ये लो रुपए, और इसके अलावा भी जितने रुपए तुम कहो। सिकंदर ने अपना वॉलेट इसके सामने उलट दिया। कितने सुर्ख सब्ज नोट नूरी के पाँव में जा गिरे। बस चौधरी सिकंदर, बच्चे की बस इतनी सी कीमत। नूरी का लहजा जहर खन था। नहीं, इसके अलावा भी जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहती हो? रुपया, पैसा, दौलत, ज़मीन, जायदाद। बदनामी का डर उसे हलकान किए दे रहा था। इनमें से कुछ भी नहीं चौधरी, इस बच्चे की बस एक ही कीमत है। उसने बड़े सुकून से सिकंदर को देखा, जो किसी मुजरिम की तरह अपने मुकदमे का फ़ैसला सुनने के लिए मुंतज़िर निगाहें इस पर जमाए बैठा था। कौन सी कीमत? इस बच्चे को अपना नाम दे दो। क्या बकवास है ये? एक मज़ारे की हद दर्जा मामूली लड़की की इस जुर्रत पर वो चीख उठा। तुम इसे मेरी कमज़ोरी बनाकर फ़ायदा उठाना चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती चौधरी, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे तस्लीम कर लो बस। वरना आज जो बात मेरी ज़ुबान पर है, कल वो गांव के हर फर्द की ज़ुबान पर होगी। हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, बेवकूफ़, अहमक। मेरे किरदार की पाकीज़गी, पारसाई की गवाही पूरा गांव दे सकता है। अपनी शख्सियत और हैसियत के गरूर में पूरी तरह मुब्तला था। और वैसे भी तुम गली मोहल्ले में फिरने वाली लड़की, क्या मालूम किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो। नूरी ने हकारत भरी नज़रों से इस शख्स को देखा, जो अपनी नाम निहाद इज़्ज़त और नामोस को बचाने के लिए आखिरी दाव आजमा रहा था। जो कुछ तुम कह रहे हो, तुम खुद जानते हो इसमें कितना सच है और कितना झूठ। और ये किसका गुनाह है, ये सवाल तुम अपने आप से करो। जवाब बहुत साफ और वाज़ेह मिलेगा तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी चौधरी सिकंदर कि तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। या तो इस बच्चे को अपना नाम दे दो, या फिर अपने पास पड़ी बंदूक उठाओ और इसमें मौजूद सारी की सारी गोलियां मेरे बदन में उतार दो। इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। और रही बात मेरी, तो मेरी कोख में सांस लेता ये वजूद इस दुनिया में तो ज़रूर आएगा, चाहे मेरा वजूद कोड़ों से छलनी कर दिया जाए, चाहे मुझे पत्थर मारे जाएं। और अगर ये बच्चा बाप के नाम के बगैर इस दुनिया में आया चौधरी सिकंदर, तो ये इस गांव की गंदी नालियों में कीड़े की तरह परवरिश पाएगा। ये रोटी के एक एक निवाले और पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। बड़ी शफ़ाक मुस्कुराहट नूरी के होंठों पर फैली हुई थी और चौधरी सिकंदर सांस लेना भूल गया था। इस ताफ़ुन ज़दा वजूद से लोग नफ़रत खाएंगे और शायद इस पर थूकना भी गवारा ना करें। और चौधरी सिकंदर, कोई दूसरा ये जाने या ना जाने, तुम्हें तो मालूम होगा ना कि ये बच्चा किसका है। नूरी ने सिकंदर की खुली आंखों में झांका, जहां बेयकीनी के जंगल पे शाम डेरे डाले बैठी थी। इसे चौधरी सिकंदर के ठिठलते वजूद को देखकर बहुत इत्मीनान हुआ था। मैं जा रही हूँ चौधरी, इंतज़ार करूँगी तुम्हारी तरफ से आने वाली गोली का या तुम्हारे पैगाम का, वरना फिर तुम तैयार रहना ज़िंदगी के जहर को कतरा कतरा पीने के लिए। नूरी ने सिकंदर के सुन्न होते वजूद में चंद कीले और ठोंकी और एक झटके से वापस पलट गई। और चौधरी सिकंदर अपनी जीप में तन्हा बैठा रात के वसी समंदर में गुम होता जा रहा था। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी एक सदी के बराबर थी। इंतज़ार की जाँ गसल कैफियत थी कि ख़त्म होने में ना आ रही थी। दिन रात, रात दिन का जाप करते करते इसकी उंगलियां थकने लगती तो वो उठकर बाहर आ जाती। सुनसान गलियों में, वीरान खेतों की जानिब हो सकता है कहीं से कोई सनसनाती हुई गोली आए। चौधरी सिकंदर की तवील चुप इसे हौलाए दे रही थी। हर रोज़ जिंदा सलामत वापस घर आती तो तिल मिलाकर रह जाती। चौधरी सिकंदर, तुमने मेरी बातों को एक कमज़ोर औरत की धमकी समझा है। खुदा की कसम, अगर मैं ज़िंदा रही और ये बच्चा बाप के नाम के बगैर इस दुनिया में आया, तो इसका वो हशर करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी कांटे की नोक पर गुजार दोगे। वो एक ऐसा आतिश फिशां पहाड़ थी जो फट पड़ने के लिए बेताब था। ऐसी एक रोज़ जब वो बेबे की जली कटी सुनकर कमरे में बैठी खुद से उलझ रही थी।
कि अचानक ही बाहर हलचल सी मच गई थी। अब्बा बेबे को पुकार पुकार कर न जाने क्या कह रहा था। इसने यूं ही ज़रा सा कमरे से बाहर झांका। बेबे बेहद घबराए से अंदाज में चारपाई पर से सब्ज़ी उठा रही थी। फिर वो भागकर कमरे तक आई। नूरी ने बेख्तियार ही पूछ लिया, क्या हुआ बेबे? बेबे ने जैसे इसका सवाल सुना ही ना था, झटपट संदूक में से नई चादर निकाली, पेटी का ढक्कन उठाकर सफ़ेद तकिया निकाला और इसे फुर्ती से बाहर निकल गई। नूरी परेशान से होकर दरवाजे तक आई और फिर ठिठक कर रह गई। अब्बा दरवाज़ा खोले, जी आया नू कह रहा था और चौधरी सिकंदर बड़ी तमकनत के साथ सहन में दाखिल हो गया था। कोई अनहोनी हो जाए तो इंसान यूं ही पथरा के रह जाता है, जैसे इस वक्त। नूरी हैरान परेशान एक पाँव दरवाजे के अंदर और दूसरा बाहर रखे साकित तो सामित खड़ी थी। बैठे चौधरी जी। अब्बा चौधरी सिकंदर के सामने बिछा जा रहा था। चौधरी सिकंदर ने बैठते हुए बड़ी सरसरी से नज़र इसके घर के दरो दीवार पर डाली थी। अब्बा जहाँ चौधरी की आमद पर खुश था वहाँ हैरान भी था। बैठ जाओ चाचा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। नूरी का अब्बा चुपचाप दूसरी चारपाई की खर्री अदवाइन पर टिक कर सवालिया नज़रों से चौधरी को देखने लगा था। बेबे दूध में बर्फ़ डालकर ले आई थी। सिकंदर ने जैसे बादले नाखास्ता गिलास पकड़ा था, कुछ देर यूं ही हाथ में लिए बैठा रहा। चौधरी जी, आपने खुद आने की जहमत क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। अब्बा की आजिज़ी दे इतनी थी। चौधरी सिकंदर गिलास के किनारों पर उंगली घुमाते चौंक सा किया। नहीं, बात कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद आना पड़ा। इसने हाथ में पकड़ा गिलास यूं ही छोटी मेज़ पे रख दिया। बात यह है चाचा कि ऐसे मौक़ों पर ख़ानदान बिरादरी वाले जमा होते हैं और ऐसी बातें बुज़ुर्ग ही किया करते हैं। मगर मेरी बदकिस्मती के वालिदैन के साए से महरूम हो चुका हूँ। शमसा मुझसे बड़ी है, कुछ रोज़ हुए अपने ससुराल जा चुकी है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। बाकी रहे दोस्त रिश्तेदार तो आगे बहुत से मौके आएंगे उन्हें जमा करने के। सिकंदर जैसे इन लोगों को ज़हनी तौर पर अपनी बात के लिए तैयार कर रहा था। दरअसल में वो हल्का सा खनकारा। मैं नूरी के रिश्ते की बात करने आया हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं इससे। सिकंदर ने आखिरी बात बड़े इत्मीनान से कही थी, मगर बेबे और अब्बा अपनी जगह से उछल ही तो पड़े थे। क्या क्या कह रहे हैं चौधरी? अब्बा की आंखें हैरत से फैल गई थीं। चाचा, मैंने रातें जाग कर और दिन अजियत में गुजारे हैं। ऊंच नीच, गुर्बत, अमारत, हर चीज़ को सोचा है, तब कहीं जाकर फ़ैसला किया है। बहरहाल तुम लोग सोच लो, मैं इस काम में देर नहीं चाहता। चौधरी सिकंदर ने उन्हें बेयकीनी के समंदर में डूबे देखा तो उठ खड़ा हुआ। फ़िलहाल वो इसे कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। वो गहरी सांस लेकर पलटा तो नज़र दरवाजे में खड़ी नूरी पर पड़ी, तो वो एक एक कदम उठाता इसके सामने जा खड़ा हुआ। नूरी की खुली आंखों में धुंध थी। मैंने सोचा था दुनिया में सैकड़ों हज़ारों कत्ल रोज़ाना होते हैं, अगर इनमें एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब जब मैंने इस इरादे पर अमल करना चाहा, मेरी अपनी ही सोच मुझे डसने लगी। मैं इंसानियत की सतह से गिरा ज़रूर था, मगर इंसानियत के इस दायरे से ख़ारिज नहीं होना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैंने फ़ैसला कितनी ईमानदारी से किया है, मगर इतना ज़रूर यकीन है कि मैं तुम्हारे सब हकूक़ पूरे करूँगा। बिरादरी वाले भी हवेली में एक ना एक दिन तुम्हारी हैसियत तस्लीम कर ही लेंगे, अगरचे इसमें कुछ वक्त लगेगा। सिकंदर ने बड़ी नरमी से इस पर सारी हकीकत आया की थी। नूरी एकटक उसे देखे जा रही थी। सिकंदर ने ज़मीन पर झूलता आंचल उठाकर इसके सर पे डाला, वापस पलट गया। क्या समझूं मैं तुम्हें, शैतान या फरिश्ता? इसने आंखों में तैरते पानी की ओर से इसे दहलीज पार करते हुए देखा। नूरी, नूरी, तूने सुना सिकंदर क्या कह कर गया है? नूरी ने बेबे की आवाज़ में ज़िंदगी को महसूस किया। हाँ बेबे, 16 जमाते पास ये चौधरी इंसानियत का सबक अभी भूला नहीं है, अपनी सज़ा भुगतने को तैयार है। खुदा का शुक्र कर नूरी, इसने तेरा भरम रख लिया, तो बदनाम होने से बच गई। बेबे जैसे फिर से जे उठी थी। हाँ बेबे, सजदा शुक्र तो मुझ पर वाजिब है, मैं बेवक़्त होने से बच गई। नूरी ने सख्ती से आंखें बंद करके सारे आंसुओं को बह जाने दिया। मुझे बेआबरू करने वाला सारी दुनिया के सामने मेरे सर पर इज़्ज़त की चादर डालेगा, और ये इत्मीनान क्या कम है कि कोई रूह इस दुनिया में बेनामो निशान होकर भटकने से बच जाएगी। वो खुदा के साथ साथ इस शख्स की भी शुक्रगुजार थी जो इसके राह गुज़र पे कांटे फैलाकर अब खुद ही उन्हें चुनने के लिए तैयार भी था।
اللہ حافظ.